हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा एवं ताप से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा भाग देखेंगे। यह वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचारित हो जाना क्या कहलाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या है, ऑप्शन ए चालन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचारित हो जाना क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है क्या कहलाता है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, संवहन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा को स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विकिरण। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा को स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाती है, विकिरण कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा हमारे तक किस माध्यम से आती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विकिरण। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा हमारे तक किस माध्यम से आती है, विकिरण से। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः चालन किस में होता है। तो सामान्यतः जो चालन है वो किस में होता है, ठोस में होता है। तो आप लोग को याद रखना है, ठोस में चालन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मारोधी पदार्थ है। तो पहला दिया है एबोनाइट, दूसरा दिया है एस्बोटस, तीसरा दिया है उपरोक्त दोनों, चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो आप लोग को याद रखना है, एबोनाइट और एस्बोटस ये दोनों ही ऊष्मारोधी पदार्थ हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऊष्मारोधी पदार्थ क्या होते हैं। तो ऊष्मारोधी पदार्थ वे होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता, बिल्कुल भी इसमें संचरण नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुचालक है। तो पहला दिया है लकड़ी, दूसरा दिया है कांच, तीसरा दिया है उपरोक्त दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यहाँ पर लकड़ी और कांच ये दोनों ही कुचालक के उदाहरण हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुचालक क्या होते हैं। तो कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर ऊष्मा का प्रवाह कुछ मात्रा में होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कुचालक में ऊष्मा का प्रवाह कुछ मात्रा में होता है, इसमें आसानी से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुचालक है। तो पहला दिया है लोहा, दूसरा दिया है जल, तीसरा दिया है उपरोक्त दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर लोहा और जो जल है ये दोनों ही सुचालक के उदाहरण हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सुचालक क्या होते हैं। तो सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से आसानी से ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है सफ़ेद रंग ऊष्मा का एक अच्छा परावर्तक है, तो ये कथन भी सत्य है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो पहला दिया है वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर, तीसरा है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति और चौथा है उपरोक्त सभी।
तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आप लोग को याद रखना है, वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, तो कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग को एक सूत्र यूज करना पड़ेगा, और वो सूत्र क्या है? Q बराबर एम एस डेल्टा टी, जहाँ पर Q क्या है? तो Q है ऊष्मा, M क्या है? द्रव्यमान, और S क्या है? तो S है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा टी क्या है? तो तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है? विशिष्ट ऊष्मा निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर जो द्रव्यमान है और तापमान में जो परिवर्तन है उसको हम लोग इस साइड ले आएंगे। तो क्या आ जाएगा? Q बटे एम डेल्टा टी बराबर में क्या आ जाएगा? S मतलब विशिष्ट ऊष्मा। अब हम लोग को यहाँ पर Q का मान दिया है, कितना दिया है? 487.5, तो उसको रख देते हैं 487.5। यहाँ पर हम लोग को M का मान भी दिया है, M का मान कितना दिया है? 25 ग्राम, तो इसको हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोग को दिया है डेल्टा टी, डेल्टा टी का मान कितना होगा यहाँ पर? तो कितना तापमान में परिवर्तन हो रहा है? 25 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना अंतर आ रहा है यहाँ पर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना रहेगा? 0.39 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की छड़ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है, क्या कहलाता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की छड़ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है, क्या कहलाता है? रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। और इसे हम लोग एल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर एल्फा बराबर क्या होगा? तो एल्फा बराबर होगा लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप वृद्धि। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणा डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है, क्या कहलाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, किसी वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है, क्या कहलाता है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। और क्षेत्रीय प्रसार जो गुणांक है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? बीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बीटा से। और बीटा बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल, और गुणा रहेगा ताप वृद्धि। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बीटा बराबर डेल्टा ए बटे में क्या रहेगा? ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर होता है, क्या कहलाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर होता है, क्या कहलाता है? आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो आयतन प्रसार गुणांक है उसको हम लोग
गामा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? गामा से। और गामा बराबर क्या होगा? आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, और गुणा में क्या आ जाएगा? ताप में वृद्धि। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? गामा बराबर डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा टी। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात कितना होता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1:2:3। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। इसका मतलब होता है कि जो क्षेत्रीय प्रसार है वो रेखीय प्रसार गुणांक का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। और जो आयतन प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा, इस प्रकार के प्रसार गुणांक को क्या कहते हैं? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गैस का आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा, इस प्रकार के प्रसार गुणांक को गैस का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का दाब बढ़ेगा, इस प्रकार के प्रसार गुणांक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैस का दाब प्रसार गुणांक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, यदि नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का दाब बढ़ेगा, इस प्रकार के प्रसार गुणांक को गैस का दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम जल का ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दे तो मिश्रण का ताप क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग एक सूत्र का उपयोग करेंगे और वो सूत्र क्या है? मिश्रण का ताप, जिसको हम लोग T से दर्शाएंगे। ये किसके बराबर रहेगा? M1 इंटू T1 प्लस M2 इंटू T2, और बटे में क्या रहेगा? M1 प्लस M2। यहाँ पर हम लोग देखते हैं M1 क्या है? तो M1 पहले पदार्थ की मात्रा है और M2 क्या है? तो दूसरे पदार्थ की मात्रा है। और वहीं T1 क्या है? तो पहले जो पदार्थ है उसका तापमान है, और T2 क्या है? तो जो दूसरा पदार्थ है उसका तापमान है। तो यहाँ पर M1 कितना दिया है? 1 किलोग्राम, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे? 1। और T1 कितना दिया है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे? 60। उसके बाद M2 कितना दिया है? 1 किलोग्राम, तो कितना रखेंगे हम लोग? 1। उसके बाद दिया यहाँ पर T2 कितना दिया है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना रखेंगे? 40। अब हम लोग M1 और M2 को नीचे में बटे के रूप में यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1। तो कितना हो गया यहाँ पर ऊपर में? 60 धन 40 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100 बटे 2। और कितना आ जाएगा जब भाग देंगे तो इसको? 50। मतलब जो मिश्रण है उसका ताप कितना रहेगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है, इसका ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है? तो हम लोग को इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए कौन सा सूत्र हम लोग देखे थे? Q बराबर M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर Q क्या है? तो Q क्या है? ऊष्मा की मात्रा। M क्या है? तो द्रव्यमान है। S क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा है। और डेल्टा टी क्या है? तो तापमान में परिवर्तन। तो हम लोग को निकालना क्या है? यहाँ पर Q का मान निकालना है, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा निकालना है। M कितना दिया है हम लोग को? 500 ग्राम दिया है, तो इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 500 गुणा 10 घात -3 हो जाएगा। अब S का मान कितना दिया है यहाँ पर? 0.09,
कितना दिया है इसका मान 0.09 और डेल्टा टी का मान कितना दिया है 40। अब इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा 1.8 और ये क्या हो जाएगा जूल में। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा ऑप्शन ए 1.8 यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 2 मीटर लंबी एक धातु की छड़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसकी लंबाई में 1.6 मिलीमीटर की वृद्धि होती है, तो धातु की छड़ के रेखीय प्रसार गुणांक की गणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है, तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। तो यहाँ पर लंबाई में कितना वृद्धि हो रहा है 1.6 मिलीमीटर, और हम लोग को यहाँ पर जो छड़ की जो लंबाई दिया है वो किस में दिया है मीटर में दिया है। तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा मीटर में बदलना पड़ेगा, और मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1.6 के साथ किसका गुणा हो जाएगा 10 का घात -3। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी वो कितनी है, तो 2 मीटर, और ताप में कितना वृद्धि हो रहा है 0 डिग्री से कितना 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग 60 लेंगे। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा 1.33 गुणा 10 घात -5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है और इसका कारण क्या है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ऊष्मा एवं ताप से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दूसरा भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।